हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक भास्कर का संपादकीय है। अमेरिका से मिली वीजा राहत का संदेश समझें। ये संपादकीय है। यह दौर टेक ब्रेन यानी तकनीकी ज्ञान का है। यह दौर है टेक ब्रेन तकनीकी ज्ञान का है। ट्रंप को वीजा नीति तक बदलनी पड़ी। वे समझ गए कि अमेरिका को भले ही भारतीय कोडर्स नहीं चाहिए, लेकिन एआई इंजीनियर्स और डोमेन एक्सपर्ट को छोड़ना संभव नहीं है। यह सच है कि भारत ही नहीं, अमेरिका की भी इकाइयां कम वेतन पर H-1B वीजा के सहारे टेक वर्कफोर्स में भारतीय इंजीनियर्स को अपने यहाँ काम देती थी, जिससे अमेरिकी युवाओं के रोजगार की किल्लत हो गई। लेकिन वीजा फी $1 लाख करने के बाद यूएस में भारतीय कंपनियों ने भी अमेरिकी युवाओं को लेना शुरू कर दिया। नई वीजा नियम से अच्छी टेक तालीम पाए भारतीय छात्र अब बिना बड़ी वीजा फीस के वहां के वर्क वीजा H-1B पर काम पा सकेंगे। अगर ट्रंप के लिए भारतीय टेक ब्रेन को रोकना मजबूरी है, तो क्या स्वदेश में उन्हें ऐसा ऑफर देकर आकर्षित नहीं किया जा सकता? भारत सरकार ने यह करना शुरू कर दिया। अमेरिका में कार्यरत टेक ज्ञान वाले शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भारत आने का न्योता दिया जा रहा है। अमेरिका में कार्यरत टेक ज्ञान वाले शिक्षक, शोधकर्ता, वैज्ञानिकों को भारत आने का न्योता दिया जा रहा है। यह सच है कि जिस तरह से ट्रंप ने विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थानों के फंड्स को रोक करके उनकी अकादमिक स्वायत्तता छीनी है, इस वर्ग में गुस्सा और निराशा है। ऐसे में भारतीयों को वापस बुलाकर आईआईटी और अन्य शोध संस्थानों में वही माहौल देने का अभियान शुरू हुआ है। लेकिन क्या शिक्षा पद्धति पर वैचारिकता थोपने वाला सिस्टम उन्हें मुक्त वातावरण देने का भरोसा दे सकेगा? अगला दैनिक जागरण का एडिटोरियल है, अंतिम सांसें लेता माओवाद। इस पर भी देखा था ये एडिटोरियल अपन ने। आर.के. विज, लेखक छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी हैं। माओवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को हाल ही में कुछ बड़ी सफलताएं मिली हैं। इसमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों की केंद्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो के सदस्य वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू का दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों सहित 60 माओवादियों का ऑटोमेटिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कई अर्थों में महत्वपूर्ण था। इनमें से कई जोन एवं डिवीजन स्तर के और कई तकनीकी शाखा के सदस्य थे, जो हथियार के निर्माण से लेकर उनकी मरम्मत का काम संभालते थे। भूपति दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव रहा है और आत्मसमर्पण से पहले सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का सचिव भी था। भूपति ने शांति वार्ता की पेशकश की थी, परंतु पार्टी के एकमत न होने से बात आगे नहीं बढ़ पाई। भूपति का आत्मसमर्पण माओवादियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। जब भूपति ने सशस्त्र संघर्ष को रोकने की बात कही, तो उत्तर बस्तर डिवीजन, माड डिवीजन और गढ़चिरौली डिवीजन के माओवादियों ने उनका समर्थन किया। इसके बाद दंडकारण्य के आदिवासी माओवादी रूपेश उर्फ कोपा उर्फ सतीश, भास्कर उर्फ राजमन मडावी, माडकी सचिव रनीता, पूर्व बस्तर की सचिव निर्मला सहित 210 साथियों ने 17 अक्टूबर को जगदलपुर में ऑटोमेटिक हथियार के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह देश में अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। वहीं 2025 में अब तक 312 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए और 1600 से अधिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। माओवादियों की सोच में यह बदलाव अचानक नहीं आया। अगस्त 2024 में माओवादियों के पोलित ब्यूरो ने पार्टी को बचाने के लिए सुरक्षात्मक तरीके से अपनाने का निर्णय लिया था। सभी बड़े दलों और कंपनियों को छोटे टुकड़ों में बांटकर सुरक्षा बलों से बचने के प्रयास माओवादी लगातार कर रहे थे। इसके बावजूद सुरक्षा बलों के अभियानों से वे सिकुड़ते जा रहे थे। मई 2025 में पार्टी महासचिव बसवराजू अपनी मिलिट्री कंपनी के साथ नारायणपुर जिले में हुई मुठभेड़ में मारा गया था।
इसके बाद केंद्रीय कमेटी का सदस्य माडम बालकृष्णन गरियाबंद में और रामचंद्र रेड्डी और कोसा भी मारे गए थे। कब माओवादियों ने विगत दिनों तेलंगाना में भी आत्मसमर्पण किया था। इनमें पूर्व माओवादी किशन जी की पत्नी पद्मावती उर्फ सुजाता, चंदू, विकास आदि भी शामिल थे। लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित कर पुलिस को आगे बढ़ते हुए देखकर माओवादी सरगना समझ चुके हैं कि जो लड़ाई उन्होंने 1980 में दंडकारण्य में शुरू की थी वह किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि आत्मसमर्पण कर अहिंसा का रास्ता अपनाया जाए। बावजूद इसके सोनू और रूपेश ने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बदली हुई स्थिति में सरकार के दो कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं। पहला यह कि क्षेत्र का समुचित विकास हो और दूसरे आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों का समुचित पुनर्वास हो। सरकार को चाहिए कि वह ऐसी समस्त सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करें जिन्हें आधार बनाकर माओवादियों ने ग्रामीणों में पैठ बनाई थी। विकास की योजना न्याद लेना नार नीला नार आपका गांव आपका अच्छा गांव जैसी योजनाओं का विस्तार केवल सुरक्षा कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि तक सीमित न रखकर पूरे इलाके में कर दें जहां माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। शिक्षा के आश्रम बनाने हैं, स्वास्थ्य सेवा के लिए अस्पताल बनाने हैं, डिस्पेंसरी बनाना है और डिस्पेंसरी बनाने की योजनाओं को शीघ्र मूर्त रूप देना है, क्योंकि आदिवासियों के लिए वनोपज जीवन एक महत्वपूर्ण साधन है। उनके उचित दाम एवं उनकी प्रोसेसिंग के लिए कुछ योजनाएं लागू करने पर भी विचार करना होगा। सड़कों का निर्माण और मोबाइल टावर भी लगाने होंगे। ऐसे विकास कार्यों को क्रियान्वित करने में यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सरकार यह भी निगरानी करे कि आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों को पुनर्वास नीति का लाभ शीघ्र मिले। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे। यह सब करने के बाद भी इन इलाकों पर सुरक्षा बलों को नजर बनाए रखनी होगी और माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बसवराजू के मरने के बाद माओवादी अपने महासचिव का चुनाव नहीं कर पाए और दंडकारण्य के नए सचिव का चुनाव भी नहीं हुआ है। यही कारण है कि केंद्रीय कमेटी एकजुट होकर के कोई निर्णय नहीं ले पा रही है और सभी डिवीजन अपनी अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं। हालांकि तेलंगाना स्टेट कमेटी ने युद्ध जारी रखने की बात कही है, परंतु वह न केवल स्वयं कमजोर स्थिति में बल्कि उसके बड़े सदस्य भी राज्य के बाहर शरण लिए हुए हैं। पूर्व महासचिव गणपति, केंद्रीय कमेटी सदस्य संग्राम गणेशन्ना, हेमंत मिश्रा आदि की तरफ से भी कोई बयान जारी नहीं हुआ है। अभी पूरी पार्टी माओवादी नेतृत्वहीन है। भारत सरकार अगले 31 मार्च तक माओवादियों के उन्मूलन को लेकर प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय के अनुसार माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटकर के 11 रह गई है, जिनमें से केवल 3 जिले ही अत्यंत प्रभावित हैं। इन 11 जिलों में से 7 छत्तीसगढ़ के हैं। इनमें नारायणपुर और कांकेर में लगभग समस्त आदिवासियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। गरियाबंद जिले के माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण की बात कही है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर दंडकारण्य के लगभग सभी माओवादी समर्पण कर दिया है। अब केवल माओवादियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख देवजी के अलावा मिलिट्री बटालियन का प्रमुख माडवी हिडमा और दंडकारण्य कमेटी के कुछ सदस्य शेष हैं जो शायद भी आत्मसमर्पण करने या युद्ध जारी करने को लेकर असमंजस में हैं। संभव है भी कि वे भी सोनू और रूपेश की तरह परिस्थितियों को देखते हुए जल्द मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला कर लें। अगर ऐसा नहीं होता माओवादी पार्टी केवल एक औपचारिकता ही बनकर रह जाएगी। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल है, संपादकीय बदलती श्रम शक्ति। आइए देखते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय की मसौदा राष्ट्रीय श्रम नीति यानी श्रम शक्ति नीति सही इरादों वाली प्रतीत होती है। इसका लक्ष्य एक निष्पक्ष और समावेशी और भविष्य की दृष्टि से तैयार व्यवस्था बनाने की है, जहां हर श्रमिक, फिर चाहे वो औपचारिक क्षेत्र का हो या असंगठित क्षेत्र का हो या गिग वर्कर्स, देखो इनकी सबकी परिभाषा होती है। औपचारिक क्षेत्र जहां पे कुशल जो युवक या श्रमिक काम करते हैं, इनको प्रॉपर वेतन दिया जाता है, इनकी प्रॉपर फंड वगैरह करते हैं, इनको लीव वगैरह प्रॉपर मिलती है। असंगठित क्षेत्र जहां पर अकुशलता होती है, अकुशल जैसे जो भाई अपन बोले रोजंदाई की काम कर रहा है व्यक्ति,
ईंट भट्टे पे काम कर रहा है, ये दिहाड़ी का काम कर रहा है। और गिग वर्कर्स उनको कहते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ जोमेटो वगैरह में, ठीक है, रैपिडो वगैरह में आजकल ये सिस्टम चल रहा है कि जब मन करे तब आराम से अपनी गाड़ी उठा कर चले जाओ और ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, वो तुरंत आ जाते हैं। तो ये तीनों टाइप के होते हैं। तो जहाँ हर श्रमिक, फिर चाहे वो औपचारिक क्षेत्र का हो, चाहे असंगठित क्षेत्र का हो, चाहे गिग वर्कर हो, उसकी गरिमा का ध्यान रखा जा सके और उसे जरूरी संरक्षण और अवसर प्रदान किया जा सके। मंत्रालय की भूमिका को जो रोजगार को बढ़ावा देने वाले के रूप में पुनर्भाषित किया गया है। इसके तहत डिजिटल साधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से श्रमिकों और नियोक्ताओं से संपर्क करना और संस्थानों को अबाध प्रशिक्षण मुहैया कराना शामिल है। इसमें इस बात को भी स्वीकार किया गया कि भारत का श्रम बाजार ढांचागत बदलाव से गुजर रहा है और यह बदलाव डिजिटलीकरण, हरित बदलाव और गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्क जैसे नई तरह के कामों की बदौलत में आया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय कैरियर सेवा का विस्तार रोजगार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना के रूप में करने की कोशिश भी यही दिखाती है। एक डेटा आधारित और श्रम केंद्रित नीति बनाने का प्रयास है ताकि सूचना की विसंगति की इकाई को पाटा जा सके। श्रम बाजार में बदलावों की बात करें तो विश्व बैंक के द्वारा जारी साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट अक्टूबर 2025 में आई है, तो इस बात की एक जटिल तस्वीर पेश करती है कि कैसे एआई देश के श्रम परिदृश्य को बदल रही है। स्वचालन के कारण रोजगारों को क्षति पहुंचाने की आशंका जहां सार्वजनिक बहस के केंद्र में है, वहीं यह रिपोर्ट कहती है कि एआई का प्रभाव असमान हो सकता है। इसमें उत्पादकता वृद्धि के अवसर भी मिल सकते हैं और समावेश में चुनौतियां भी आ सकती हैं। दक्षिण एशिया में केवल 7% नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें स्वचालन के कारण बहुत अधिक जोखिम है। बहरहाल 15% नौकरियां ऐसी हैं जहां इंसान और तकनीकी साथ मिलकर उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। एआई से संबंधित नौकरियों में अन्य दफ्तरी नौकरियों की तुलना में वेतन करीब 30% अधिक है। भारतीय कंपनियां बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स की ओर बढ़ रही हैं। इससे उच्च कौशल वाली नौकरियों के अवसर तो बन रहे हैं, लेकिन शुरुआती स्तर की नौकरियों की उपलब्धता में भी कमी आ रही है। इस बदलाव का लाभ उठाने के लिए श्रम शक्ति नीति का मसौदा कई हस्तक्षेपों का सुझाव देता है ताकि कौशल और अवसरों के बीच की खाई को पाटा जा सके। इसके लिए लक्षित कौशल और पुनर्कौशल कार्यक्रमों की आवश्यकता है। खास तौर पर कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा करना जरूरी है। प्रशिक्षण की आपूर्ति को श्रम की मांग से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मसौदा नीति एआई सक्षम नौकरी मिलान, डिजिटल प्रमाणन और युवाओं और महिलाओं के लिए उद्यमिता सहयोग को भी बढ़ावा देती है। इस संदर्भ में जैसा कि इस समाचार पत्र में ने हाल ही में रिपोर्ट किया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 3 से ही स्कूल पाठ्यक्रम में एआई को शामिल करने की योजना बना रहा है। साथ ही विभिन्न विषयों में स्नातक कार्यक्रमों में एआई और डेटा विज्ञान को एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एआई के लिए तैयार कार्यबल का सृजन किया जा सके। मसौदा रिपोर्ट में सार्वभौमिक रिपोर्ट और पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा और सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों के लिए सरलीकृत अनुपालन और पर्यावरण के अनुकूल और तकनीकी सक्षम बदलावों का समर्थन आदि है। कुल मिलाकर ये उपाय एक दूरदर्शी ढांचा पेश करते हैं। बहरहाल चुनौतियां भी सामने हैं। पहली, अनौपचारिकता का वर्चस्व सामाजिक सुरक्षा के क्रियान्वयन और अनुपालन निगरानी को जटिल बनाता है। दूसरी, लैंगिक असमानता बनी हुई है जहां महिलाओं की श्रम बल की भागीदारी अभी भी कम है। और तीसरी, केंद्र और राज्य और जिलों के बीच समन्वय यह तय करेगा कि सुधार कितनी तेजी से परिणामों में बदलते हैं। ध्यान रहे कि समन्वय आसानी नहीं है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाता है तो श्रम शक्ति नीति श्रम बाजार की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह बनी हुई है कि वह अपने विशाल और लगातार बढ़ते कार्यबल के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर कैसे सृजित करे, साथ ही श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और व्यवसायों के लिए लचीलापन, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे। अगला ये जनसत्ता का एडिटोरियल है, समावेशी विकास की राह की मुश्किल। समावेशी विकास की राह की मुश्किल।
रविशंकर। आजादी की कई दशक बाद भी भुखमरी खत्म नहीं हुई है, जबकि बीते करीब 8 दशक से इस समस्या को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। भले ही हम विकास के कितने भी दम भरें या हम कहें हम तकनीक के मामले में कितनी सफलता हासिल कर ली हो, मगर बहुत सारे लोगों के खाली पेट आज भी ऐसी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। हालांकि भुखमरी की समस्या से केवल भारत ही नहीं जूझ रहा है, बल्कि दुनिया भर के लिए यह वैश्विक समस्या बन गई है। वैश्विक खाद्य संकट पर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 29.5 करोड़ लोग दुनिया में आज भी ऐसी हालत में जी रहे हैं जहां उनके लिए एक वक्त का खाना जुटा पाना बहुत ही मुश्किल है। यह विचारणीय है कि 21वीं सदी में करोड़ों लोग भूखे क्यों जीवन गुजारते हैं, जबकि हर दिन लगभग 1 अरब थालियों के बराबर खाद्य सामग्री बर्बाद हो रही है। यह एक सच्चाई है कि दुनिया तकनीक और अंतरिक्ष यात्रा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नई ऊंचाइयों को ची रही है, तब भी करोड़ों लोग को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश के विकास के पथ पर आगे बढ़ने का दावा करता है। अल्प विकसित देश विकासशील देश बनना चाहता है, वहीं विकासशील देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए वहां की सरकारें प्रयास भी करती हैं कि विकास के संदर्भ में अपनी उपलब्धियां गिनाती हैं। यहाँ तक कि विकास दर के आंकड़े से यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई देश किस तरह से विकास कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। जब कोई आंकड़ा सामने आ जाए तो यह बताए कि अभी तो देश भूख जैसी समस्या को भी हल नहीं कर पाया है, तो विकास के आंकड़े सवालों के घेरे में लगते हैं। यह कैसा विकास है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भोजन ही उपलब्ध नहीं है। बड़ा सवाल है कि दुनिया में आधुनिक तकनीक और विज्ञान के सहारे जब भुखमरी के आंकड़े उजागर हो सकते हैं, तो ऐसी तकनीक क्यों नहीं विकसित होती है जो भुखमरी को रोक सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले पर गहराई से नजर रखने वाली संस्थाओं, विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकियों सहित उच्च स्तर की कई व्यवस्था मौजूद है, तो इसकी दूरगामी हल के लिए ठोस नीतियां क्यों नहीं तैयार हो पाती हैं, क्यों नहीं भुखमरी पर नियंत्रण हो पाया है। जाहिर है यह समस्या लगातार गंभीर होती गई है। हम अब भी दुनिया को भुखमरी, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण से छुटकारा दिलाने के लक्ष्य की दिशा में अवांछित रफ्तार से काफी पीछे हैं। देखो, कुपोषण से तात्पर्य होता है कि जो लंबे समय तक किसी को यदि संतुलित आहार न मिलता है तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मोटा होता है कि वो कुपोषण नहीं है, वो कुपोषित का शिकार हो सकता है। दुबला पतला वो भी कुपोषित का शिकार हो सकता है ना। तो दुनिया में स्वस्थ आहार तक पहुंच भी एक गंभीर मुद्दा है जो दुनिया की एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है। साफ है कि भूख की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है, मगर गौर करने की बात है कि एक और घरों में रोज रात का बचा हुआ खाना बासी समझकर सुबह फेंक दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। दुनिया में पैदा किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से करीब आधा हर वर्ष सड़कर बेकार हो जाता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें खाद्य सुरक्षा के लिए तमाम योजना चला रही हैं, मगर इनका पूरा लाभ गरीबों तक अभी भी नहीं पहुंच पाता है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है। यही विडंबना है कि देश में अन्न का भंडार होने पर भी बड़ी संख्या में लोग भुखमरी के शिकार होते हैं। अगर इनकी कारणों की पड़ताल करें तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी है और अकुशल नौकरशाही, भ्रष्ट तंत्र और भंडारण क्षमता के अभाव जैसे कारक सामने आते हैं। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है और सरकार हल खोज पाने में विफल रही है। यह ऐसे देश की तस्वीरें हैं जहां दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, उनके पास पैसा है, पूरे देश में खुशहाली लाई जा सकती है, लेकिन गरीब जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सकता है। फिर भी भुखमरी और गरीबी पर गौर करना जरूरी नहीं समझा जाता है। जैसे कि सरकार की तमाम नीतियों सवालों के घेरे में आ जाती है। यह सरकार के विकास के तौर तरीकों पर भी सवाल है।